हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में लेट्स सी कि क्या गिवन है हमें। सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। किसी भी सिस्टम से यहाँ पे मतलब हुआ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से। आप लोग ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में ये जो सिस्टम वर्ड है उससे काफी फेमिलियर हो। तो बेसिकली जिसके भी ऊपर जिस भी चीज के ऊपर हम प्रेजेंटली काम कर रहे होते हैं उसको हम सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो इसलिए इसको हम सिस्टम कह सकते हैं। सो क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होती है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ अभी फिलहाल डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिखा देना चाहती हूँ। सो यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट। कोई भी जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, वो क्या हो सकता है, वो आपका एसाइक्लिक हो सकता है। एसाइक्लिक का मतलब हुआ ओपन चेन हो सकता है, जैसे कि ये क्या है, एक सेकेंड थोड़ा ले लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी जो कंपाउंड है, जैसे कि मैंने कहा कि वो क्या हो सकता है, एसाइक्लिक हो सकता है। यानी कि क्या है कि वो इस तरह का कोई कंपाउंड हो सकता है जिसमें कोई रिंग ना बन रही हो, या फिर वो कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो सकता है जिसमें कोई इस तरह की रिंग बन रही हो, चाहे वो जैसे बेंजीन रिंग है, ये भी एक रिंग में है। इस वजह से अगर आप एक साइक्लोपेंटेन को लेते हो तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, लेकिन एक रिंग फॉर्म हो रही है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। अगर जैसे मैंने ये वाला केस आपको दिया, तो बेंजीन क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप इसको होमोसाइक्लिक कह दोगे। बट अगर मान लो इसके अंदर मैं यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीजन को ऐड कर देती हूँ इस कंपाउंड में, तो अब क्योंकि यहाँ पे एक हेट्रो एटम भी आ गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो इसलिए आप इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहोगे। पर हमारा मेन फोकस किस पे, इस पे। तो जो आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो आपके एलिसाइक्लिक हो सकते हैं और एरोमेटिक हो सकते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है, जिसकी नेसेसरी कंडीशंस को अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो फिर वो आपके एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यही वाला कंपाउंड ले लो, मान लो। ठीक है, ये जैसे एक कंपाउंड है, राइट। सो ये क्या कहलाएगा, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड आप सभी जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस चैप्टर के दौरान अलग अलग क्वेश्चंस करते हुए हम और भी कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। अब इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो सकता है कि कोई आपका बेंजेनॉइड हो, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो वो बेंजीन ही हो या फिर बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं नैफ्थलीन की बात करूं, तो नैफ्थलीन क्या है, ये एक बेंजेनॉइड कंपाउंड है। नॉन बेंजेनॉइड वो हुए जिनके अंदर वो एरोमेटिक तो है लेकिन उनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो हमारा मतलब है वो किससे है, बेंजीनॉइड कंपाउंड से, या फिर स्पेशली कहें तो एरोमेटिक कंपाउंड से। कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक कब हो सकता है। तो यहां से आपको कुछ बातें तो समझ में आ गई होंगी। वो क्या, कि अगर किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसको होमोसाइक्लिक होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट भी होता है तो वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में ना प्रेजेंट हो, वो कोई एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा ये साइक्लिक ही होना चाहिए। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं किसी भी एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है। सो लेट मी टेक यू टू एन अनदर स्लाइड। ओके, तो किसी भी कंपाउंड का अगर एरोमेटिक होना है तो उसके पास खास खास तीन कंडीशंस होनी चाहिए। चौथी कंडीशन जो है वो बेसिकली एक से मिलती जुलती सी है, इसलिए मैं तीन कह रही हूँ। पहली बात तो है कि यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, पहले मैं कंडीशंस लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसी को हम हक्कल्स रूल कहते हैं, हक्कल्स रूल। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका कंपाउंड हो वो प्लेनर हो। प्लेनर है इसका मतलब कि सभी के सभी कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। इज दैट क्लियर। और चौथी आप चाहे तो मान सकते हो, ऑल्दो वो दोनों के दोनों आपस में डीलोकलाइजेशन और वो मिलते जुलते से ही हैं, तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ इन सभी कंडीशंस का मतलब क्या है। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कोई भी, जैसे आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कैसे करते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बेंजीन की ही बात करें, तो बेंजीन के अंदर देखो कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो वन, तीन पाई बॉन्ड्स है ना, ये तो आपको पता है, तीन पाई बॉन्ड्स है, सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और कोई भी एक जो बॉन्ड होता है ना, आप सभी जानते हो कि वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो चाहे वो पाई बॉन्ड हो। तो यहाँ पे क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं,
ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, सो दिस इज 3 × 2, है ना। 2 मतलब क्यों, क्योंकि हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट अगर यही मेरे को बताना हो कि भाई मेरे पास कितने पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं कैसे बोलूंगी, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। चाहे तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, चाहे मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पाई नेचर के हैं, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकती हूँ। इज दैट क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैंने किया क्या, जब मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने थे, तो मैंने एक्चुअली 3 से मल्टीप्लाई किया था। 3 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। तो देखो बिल्कुल उसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे 4n प्लस, तो n के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप 0 वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। बट एज पर द इक्वेशन, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं हक्कल्स रूल के अंदर, अगर उतने ही आपके सिस्टम में है, तो ही एक चांस है कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और 2 यानी कि 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी भी सिस्टम में अगर सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो सकता है कि वो एरोमेटिक हो। उसके बाद में बाकी सारी चीजें भी मुझे देखनी पड़ेंगी। इसी तरह से अगर मैं 1 की बात करूं, तो अब n की वैल्यू को 1 पुट करो, सो 4 × 1 4 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो बेंजीन रिंग है ना, वो इस वाली कंडीशन में आता है, और इस वजह से हम बेंजीन को क्या कहते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से आप बाकी जगह भी पुट कर सकते हो। सो 2, तो अगर आप 2 वैल्यू को पुट कर सकते हो, 4 × 2 = 8 हो गए, 8 + 2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से करते रहो, है ना। सो 4 × 12 यानी कि हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये तो हुई एक कंडीशन ये पता करने की कि एरोमेटिक कंपाउंड वो हो सकता है कि नहीं। बट आई एम नॉट सेइंग कि हक्कल्स रूल पे ही आपने क्लियर कर लिया, नहीं, उसके बाद में आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब दूसरा आता है कि आपका जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बेंजीन की ही बात करें, तो बेंजीन के अंदर आप चाहे किसी भी कार्बन को चूज करो, सभी के सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो किसी भी कार्बन को अगर मैं चूज करती हूँ, तो उसके अंदर 3 मुझे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। आप सब जानते हो कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पे 3 तो मुझे सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, और 1 मुझे पाई बॉन्ड दिख रहा है, राइट। तो कभी भी अगर 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन बनाता है, तो आप जान सकते हो कि उसके अराउंड जो सिमेट्री होगी, उसके अराउंड जो ज्योमेट्री होगी, वो कैसी होगी। सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब चीजें हम लोग पढ़कर आए हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को पता है, और जीओसी में भी हमने देखा था। तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी कार्बन की अगर आप चूज करते हो, तो वो sp2 है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड यू कैन सी कि जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, मतलब मैं सिर्फ एक कार्बन की बात नहीं कर रही, जितने भी यहाँ पे 6 के 6 कार्बन हैं, वो सबके सब एक प्लेन पे, मतलब कि अगर आप उसको बेडशीट के ऊपर रखोगे और बेडशीट के ऊपर बेंजीन एज इट इज बिछ जाए, एक कागज की तरह बिछ जाए, कुछ भी ऊपर या नीचे उसके ना निकले कोई भी एटम, तो आप उसको कहोगे कि वो प्लेनर होता है। ठीक है। तो इस वजह से ये एक दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी जो आपकी कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। देखो लोकल का मतलब होता है एक जगह, डीलोकलाइजेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अपने ही एरिया में ये मूव कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो कि जो बेंजीन होता है ना, वो क्या शो करता है, रेजोनेंस, राइट। और रेजोनेंस में होता क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक्चुअली हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, पी के। तो ये लगातार बेंजीन के अंदर किसी भी टाइम पे आप देखोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनको मूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी बहुत इजीली इनको रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। और इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग डीलोकलाइजेशन के एग्जाम्पल्स आप लोग देख चुके हो। फॉर एन एग्जाम्पल की अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। बट क्योंकि ये एक रिंग्ड कंपाउंड नहीं है, तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि सभी के सभी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो रिंग तो उनमें होनी ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही थी डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है। और इसी तरह से जो आपकी लास्ट कंडीशन है वो होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट वे में क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेट फैशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस कैसे हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
आपके इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक फ्री रेडिकल हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब किसी ना किसी वे में आपको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कुछ प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं शो करने के, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे जो तरीके होते हैं ना, ये आपको बताता है कॉन्जुगेशन, यानी कि ऑल्टरनेट, बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा और बाकी ये। तो ये आपके 4 नेसेसरी कंडीशंस है, बट एज आई सेड ये डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन आपस में मिलता जुलता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन तभी होगा अगर मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो। सो इस हिसाब से आप चाहे तो कह सकते हो कि यहाँ पे 3 नेसेसरी कंडीशंस है, और आप चाहे तो आप कह सकते हो कि 4 नेसेसरी कंडीशंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? तो अब हमें ये पता चल गया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है कौन है। अब लेट्स ट्राई टू सी कि क्या बेंजीन जो है वो सचमुच एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि सिर्फ अफवाहें फैल रही है बेंजीन के बारे में। सो ऑफ कोर्स बेंजीन आपका जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड हुए, सो 3 पाई बॉन्ड हुए मल्टीप्लाइड बाय हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और देखो आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज होती है वो एरोमेटिक होती है। दूसरी बात, क्या आपका बेंजीन प्लेनर है? तो बेंजीन बिल्कुल प्लेनर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी कार्बन को आप चूज करो वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका मतलब आप एज इट इज बेडशीट पे या किसी भी फ्लोर पे आप उसको बिछा सकते हो बेंजीन की रिंग को, और कोई भी ग्रुप जो है वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इवन अगर हम हाइड्रोजन की भी बात करें तो हाइड्रोजन उसी प्लेन पर मौजूद है। इसी तरह से डीलोकलाइजेशन की बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और फिर आ गया एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्जुगेशन भी है, और कॉन्जुगेशन में ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। किस तरह से मूव कर रहे हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई ऑर्बिटल्स हैं इनके, जो कि प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये वाला मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर काफी अच्छे से डिटेल में एक पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। तो आई एम श्योर कि अगर आप लोग मेरी पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे हैं तो आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत आराम से इन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर अगर ये साइड वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाए और एक टाइम पे इसके साथ बनाए। तो इसी हिसाब से लगातार डीलोकलाइजेशन चलता रहता है, और कॉन्जुगेशन है ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यस, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, और जिस तरह से हमने बेंजीन के लिए देखा, इसी तरह से कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है तो आप पता कर सकते हो कि वो एरोमेटिक है कि नहीं। अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो उसके अलावा 2 चांसेस और हैं कि वो एरोमेटिक नहीं है, तो वो हो सकता है नॉन एरोमेटिक हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो एंटी एरोमेटिक हो। ठीक है, बट अभी हमें फिलहाल इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े हाई लेवल के होते हैं, तो हम इनको कभी और किसी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया दैट इज ओनली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। आई गेस कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार यहाँ से टेक्स्ट पार्ट से भी हम देख लेते हैं, ताकि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ये हमें पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए कि वो एक साइक्लिक हो और उसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग के अंदर, राइट। उसके अलावा मॉलिक्यूल शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम हकल्स रूल कहते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो या तो नॉन एरोमेटिक होता है, और जैसे कि मैंने कहा एक और एक कैटेगरी होती है, इन्होंने नहीं लिखी है, दैट इज एंटी एरोमेटिक। तो या तो वो नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। आई गेस कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी आपके सामने मॉलिक्यूल्स आएंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें पता कैसे करें, लग तो एरोमेटिक रहा है, बट क्या वो एरोमेटिक है कि नहीं है। आप लगातार एक के बाद इन कंडीशंस को अप्लाई करते जाओ, एंड एट द एंड यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। सो यस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।